बच्चों, हम कक्षा 11वीं जिसमें कि आर्थिक सुधार 1991 के बारे में हम समझाएंगे, क्योंकि ये पहले एक बार आपको बताया जा चुका है। लेकिन हम जो है प्रश्न उत्तर का लेकर चल रहे हैं और ये आपको कॉपियों में नोट करना आवश्यक है, जिससे कि आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे और बाद में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए? आर्थिक सुधार निम्न कारणों से आरंभ किए गए, जैसे कि 1991 में भारत एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। सरकारी राजस्व में अधिक सरकारी व्यय में भारी उधारी को जन्म दिया। 1991 में राष्ट्रीय ऋण सकल राष्ट्रीय उत्पादन 60% था। फिर ब्याज तक देने के लिए उस समय सरकार असमर्थ थी। इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र में संसाधन की प्रबंध जो अक्षम था। फिर विदेशी मुद्रा का भंडार, जिसे हम आयातों के भुगतान के लिए रखते थे, लेकिन केवल 3 सप्ताह के लिए ही पर्याप्त थे। इस तरह से खाड़ी युद्ध के कारण कीमतों में बढ़ने से, दर दोहरी होने से अंक में पहुंच गई और संकट को और भी बढ़ा दिया। इस तरह से घटिया प्रबंधन के कारण भी बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम घाटे में चल रहे थे और इस संकट के जवाब में सरकार ने एक आर्थिक नई नीति की घोषणा कर दिया था। इसलिए इसका आरंभ करना आवश्यक हो गया था। फिर है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना क्यों आवश्यक है? ये IMF और विश्व बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए या अन्य देशों के साथ मुफ्त व्यापार करने के लिए विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना आवश्यक है। मतलब क्यों आवश्यक है? मुफ्त व्यापार करने के लिए विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना आवश्यक है। और जो इसके सदस्य बने हैं उन्हें वैश्वीकृत होने और विश्व व्यापार का लाभ नहीं उठा सकता था। उसी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय क्षेत्र में नियंत्रक की भूमिका स्वयं में सुविधा प्रदाता की भूमिका अदा करने में क्यों परिवर्तित किया गया? वह इसलिए किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रण की भूमिका में स्वयं सुविधा प्रदाता की भूमिका अदा करने का बड़ा परिवर्तन किया। पहले यह एक नियंत्रक के रूप में RBI खुद ब्याज तय करता था, लेकिन प्रबंध के निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है और उसके उपरांत सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाई, जिसकी की ब्याज दर व्यापार बलों और निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया, जिससे कि वाणिज्यिक बैंक प्रबंध नियंत्रक की स्थापना की गई, जिससे कि उदारीकरण के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई और साथ ही साथ प्रबंध को जो बैंक के प्रबंधक हैं उनको निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना भी आवश्यक हो गया था, क्योंकि वह स्वतंत्र होगा तभी वह ब्याज कम या ज़्यादा किस तरह से लेना है परिस्थिति अनुसार वह तय कर सकता है। फिर रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है? मतलब वह नियंत्रण किस तरह, मतलब दूसरे जो बैंक हैं उन पर वह नियंत्रण किस तरह से रखता है? जैसे रोकड़ की राशि करना, उसका अनुपात निर्धारित कर देना, ये रिजर्व बैंक के पास रखनी पड़ती है। नगद असुरक्षित अनुपात कहा जाता है। उसी तरह से न्यूनतम अनुपात का निर्धारित करना, जैसे परिसंपत्तियां एक बैंक के पास रखना होता है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। तरलता अनुपात मतलब जिसको कि हम घटा बढ़ा सकते हैं। फिर रिजर्व बैंक की ब्याज की दर निर्धारित करता है, विनिमय बिलों को छूट देता है, मतलब वह पूर्ण रूप से निर्णय लेता है। फिर रुपयों के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं? जैसे नियंत्रण प्राधिकारी के निर्णय के लिए विनिमय दर में गिरावट आती है, उसी तरह से मुद्रा के मूल्य में भी अन्य मुद्रा की तुलना में कम हो जाती है, उसे अवमूल्यन कहते हैं। मतलब जिस तरह से कि एक दूसरे मूल्य जो मुद्रा जो है उसकी तुलना में हमारे मुद्रा का मूल्य कम हो जाना ही अवमूल्यन कहलाता है। आयात महंगे हैं, निर्यात सस्ते हो जाते हैं, निर्यात बढ़ जाते हैं, आयात कम हो जाते हैं। इस तरह से व्यापार का संतुलन भी ठीक हो जाता है। फिर प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं? प्रशुल्क जो है वह एक कर है, जिसको टर्म टैक्स भी बोलते हैं। वस्तुओं की तुलना में आयातित वस्तुओं को महंगा बनाने के लिए लगाए जाते हैं, ताकि वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और विदेशी वस्तुओं की मांग जो है कम हो जाती है। क्योंकि जब विदेशों से हम वस्तु को आयात करेंगे, उस पर हम जब शुल्क लगाएंगे, प्रशुल्क, स्वाभाविक है उनकी वस्तु महंगी हो जाएगी, जिससे कि हमारी देसी वस्तुएं या घरेलू उत्पादन की दृष्टि से वो वस्तुएं हमारी सस्ती रहेंगी और वो महंगी बिकेंगी। फिर सेवा क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? जो सेवा क्षेत्र के हैं, मतलब उसको हम किस तरह से मान सकते हैं? जैसे कि औद्योग का आधार नहीं है, मतलब एक मजबूत औद्योगिक आधार नहीं है हमारे पास, द्वितीयक क्षेत्र का विकास नहीं किया है। फिर विदेशी निवेशक में कृषि को भारतीय कृषि जोखिम शामिल करने के कारण भी उसको कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए रुचि नहीं थी। उन्हें भारत की अनुबंधित सेवाओं के लिए भी सर्वाधिक उपयुक्त लगता है। फिर सुधार प्रक्रिया में कृषि क्षेत्र दुष्प्रभावित हुआ लगता है, क्यों? सुधार अवधि के दौरान कृषि में सार्वजनिक निवेश, विशेष रूप से सिंचाई, बिजली, सड़क, बाजार, लीकेज, अनुसंधान और विस्तार के क्षेत्र में कमी आई है।
और उर्वरक सहाय के हटाने के उत्पादन की लागत बढ़ गई है, जिससे कि छोटे और सीमांत किसानों को दूर प्रभावित हो, मतलब वो चीज़ें जो है उसका लाभ जो है बड़े किसानों को मिलता है, छोटे किसानों को नहीं। फिर इस क्षेत्र में जल्दी नीति परिवर्तन हुए हैं, इसके कारण भी किसानों को दुष्प्रभावित हुआ है और अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। फिर कृषि जो है वह जो कृषि सामाजिक न्याय और जन कल्याण के परिप्रेक्ष्य में भारत के आर्थिक सुधारों पर चर्चा करें, मतलब जो सामाजिक न्याय है, जन कल्याण है, उसको हम किस तरह से कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले तो समाज जो आर्थिक सुधार को सामाजिक न्याय और कल्याण परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करते हैं तो सुधारों के हानिकारक पाते हैं, लेकिन इसके हम निम्न कारण भी दे सकते हैं, जैसे कि हालांकि सुधार अवधि विकास दर में वृद्धि हुई है परंतु एक व्यवसाय रहित वृद्धि रही है। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस बात को अनदेखा करते हैं और भारत श्रम प्रधान देश है और पूंजी प्रधान तकनीकों का प्रयोग करती है। इस तरह से यह जो हमारे श्रमिक हैं वह बेरोजगार रह जाते हैं, क्योंकि जो श्रम प्रधान देश है तो वहाँ पर तकनीकों का प्रयोग करते हैं, मशीनों का प्रयोग करते हैं, इससे लोग अधिक से अधिक बेरोजगार होने लगते हैं। फिर सुधारों में निवेश की कमी के कारण कृषि को दुष्प्रभावित किया है। क्षेत्रक में वृद्धि दरों में सुधार की अवधि में भी कमी आई है, मतलब कृषि क्षेत्र की तरफ किसी तरह से ध्यान नहीं दिया गया। फिर सुधारों को दुर्लभ संसाधनों का गलत आवंटन, जो हमारे संसाधन है उनका भी गलत आवंटन हुआ, मतलब कलम वितरण हुआ है। जैसे कि यह जो है 5वां न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है, वहीं पर माल जो है कुत्ते के भोजन, चॉकलेट, आइसक्रीम पर निवेश कर रहा है। भारत जो छोटे उत्पादक विशाल अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में असफल है, वहीं पर भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जिन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निजीकरण ले गया है, वहीं कर्मचारियों के लिए रोजगार की स्थितियां भी बदतर हो गई हैं। सुधारों में एक दोहरी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है, जिसमें कि विश्व स्तर पर अस्पताल, असहनीय सरकारी अस्पताल और विश्व स्तर पर स्कूल, तंबू में चलाए जा रहे स्कूल एक साथ देखे जा सकते हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को कोई निवेश नहीं किया है, यदि किया भी तो ऐसा जो भारत में अमीर वर्ग के लिए है। फिर सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्र के निराशाजनक निष्पादन के क्या कारण रहे हैं। जैसे औद्योगिक क्षेत्र का सुधार अवधि के निराशाजनक निष्पादन, सस्ते आयात, हम जो आयात करते हैं वह बहुत सस्ते होते हैं, जैसे कि भारतीय बाजार पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और घरेलू उत्पादों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। सस्ते आयात के कारण जो विदेशी वस्तुएं वह सस्ती बिकती हैं, जैसे कि घरेलू उत्पादक को उनको प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। फिर बुनियादी ढांचे की कमी, बुनियादी ढांचे में भी कमी होती है, जिसमें बिजली आपूर्ति अपर्याप्त बनी रहती है। विकासशील देशों के रोजगार की प्रतिकूल हालत, इसमें भी वैश्वीकरण जो है स्थिति जो घरेलू अर्थव्यवस्था प्रभावित होता है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है और रोजगार के हालात भी प्रतिकूल बनते हैं। फिर अनुचित वैश्वीकरण, अब वैश्वीकरण इसलिए अनुचित हो जाता है क्योंकि उच्च प्रशुल्क अवरोधों के कारण विकसित देशों के बाजार तक पहुंच नहीं है। धन्यवाद। बच्चों, ये है प्रश्नों का उत्तर लिखना आवश्यक है।